बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके लिपन कॉट के ड्रग्स फॉर अदर डिजीजेस वाले सेक्शन में से है। हमने आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, वो है जी ड्रग्स फॉर बोन डिसऑर्डर्स। बोन डिसऑर्डर्स, ठीक है जी। तो बोन डिसऑर्डर्स की हमने आज ड्रग्स पढ़ने हैं। बोन डिसऑर्डर्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। देर आर मेनी बोन डिसऑर्डर्स जिनकी हम बात कर सकते हैं, जिनकी हम ट्रीटमेंट डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सारी हमने डिस्कस भी नहीं करनी और ना हम डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग मेडिसिन। हम मेडिसिन नहीं पढ़ रहे, हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो हम अप्रोच और स्ट्रेटजीज को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ड्रग्स की मैकेनिज्म पढ़ेंगे और हम मूव करेंगे, ठीक है जी। तो अब जब हम बोन डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, तो आपको पता है कि आपका जो आपके जो बोन डिसऑर्डर्स हैं उनमें से कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो ज्यादा कॉमन है, ठीक है जी। तो उनमें आपके पास तीन किस्म की डिजीज आती हैं विच आर मोस्ट 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 मोस्टली कॉमन। एक आपके पास आती है जी ऑस्टियो ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है जी। ऑस्टियोपोरोसिस आती है। इसके अलावा आती है जी पैजेट्स डिजीज आती है, ठीक है जी। पैजेट्स डिजीज आती है। और इसके अलावा आपके पास तीसरी कौन सी डिजीज आती है जी? तीसरी डिसऑर्डर आपके पास जो आती है वो ऑस्टियोमेलेशिया है, ठीक है जी। ऑस्टियोमेलेशिया, ठीक है जी। ऑस्टियोमेलेशिया कहा जाता है या ऑस्टियोमेलेशिया कहा कहते हैं आप, वट एवर यू प्रोनाउंस। ये आपके पास तीन किस्म की डिजीजेस हैं विच आर द कंसर्न ऑफ दिस चैप्टर जो हम आज पढ़ रहे हैं। लेकिन इन तीनों में भी फिर जो सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है और जिसकी ट्रीटमेंट डिटेल में डिस्कस की हुई है, वो इस ऑस्टियोपोरोसिस की डिस्कस की है, ठीक है जी। तो जैसे आपको पता है, हम जब भी कोई चीज पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज बिल्ड अप करते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या चीज है, पैजेट्स डिजीज क्या है, ऑस्टियोमेलेशिया क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। पढ़ना क्या है, थोड़ा सा रिवाइज ही कर लेते हैं। चीजें बड़ी कॉमन है, ये यूजुअली हमें आती होती है। ऑस्टियोपोरोसिस को हम आम जुबान में सॉफ्ट बोन्स कहते हैं, ठीक है जी। अब इसकी वजह क्या है कि ऑस्टियोपोरोसिस में आपके पास प्रोग्रेसिव क्या हो जाता है, प्रोग्रेसिव लॉस होता है। किस चीज का? प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ बोन मैस। तो बोन मैस की जब लॉस होती है उसको आप ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इन अदर वर्ड्स आप कहते हैं जी बोन्स पोरस हो गए हैं, दे आर देयर आर होल्स बिल्ड अप इनसाइड द बोन्स। अब ये आपके पास एक कॉमन डिजीज नहीं है, लेकिन पोस्ट पोस्ट मेन्यू पॉजल फीमेल्स में आपके पास बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। पोस्ट मेन्यूपोजल फीमेल्स में आपके पास सबसे ज्यादा ये कॉमन होता है, ठीक है जी। अब उनमें क्यों होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा दूं कि ऑस्टियोपोरोसिस आपके पास प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ बोन मैस होती है और मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होती है, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में होती है, ठीक है जी। जिनके मेंसेस जो जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवर हो जाता है, ठीक है जी, अबव 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज से आगे उनकी ये पोस्ट मेनोपॉजल लाइफ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। अब इसमें जो आपके पास डिफॉर्मिटी वो होती है, जो पिक्चर होती है वो किस तरह होती है, देखिए नॉर्मली आपके पास जिस तरह भी हो, लेकिन जब आपके पास ओस्टियोपोरोसिस होता है तो आपकी बोन की शक्ल कुछ इस तरह हो जाती है, ठीक है। अपीयरेंस चेंज हो जाती है। अपीयरेंस चेंज होने का मतलब यह है कि जो बोन की आप जो नेचुरली वो होती है, आपके पास एक इंटेग्रिटी होती है, वो क्या हो जाती है, वो खराब हो जाती है। फिर आपको बोन्स इस तरह नजर आएंगे, ठीक है जी। उनकी डेंसिटी जब आप एक्सरे चेक करते हैं तो एक्सरे पे प्रॉपरली वाइट नजर नहीं आते। जब इसको जूम करके डिटेल में देखेंगे तो आपको बोन्स इस तरह है। ये देखा, आपके पास कंपैक्ट बोन है, ये आपके पास स्पॉन्जी बोन है। तो स्पॉन्जी बोन तो होता है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में ये स्पॉन्जी बोन्स मजीद स्पॉन्जी हो जाता है। देयर आर मोर एंड मोर होल्स इनसाइड द स्पॉन्जी बोन्स, ठीक है जी। ये आपके पास पिक्चर हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस में। अब जब हम दूसरी बात करते हैं पेजिस डिजीज की, तो पेजेट डिजीज आपके पास क्या है? देखें, कभी कभार आपके पास, कभी कभार नहीं बल्कि नेचुरली हर इंसान में जो बोन्स होता है वो परमानेंट नहीं होता, ठीक है। बोन्स की रिमॉडलिंग होती रहती है। इसका मतलब यह है कि बोन्स नए बनते हैं, सेल्स नए बनते हैं और पुराने टूट जाते हैं, पुराने टूट जाते हैं, नए बन जाते हैं। इसे हम बोन रिमॉडलिंग कहते हैं। हर साल, हर साल अगर आपका 1 साल हो गया, किसी की 1 साल उम्र गुजर गई,
तो हर नए साल में इंसान के 10% ऑफ द बोन सेल्स आर रीमॉडल्ड। मतलब ये है कि 10% आपके जो सेल्स होते हैं बोन्स के, वो हर साल री रिन्यू होते रहते हैं, ठीक है, वो न्यू होते रहते हैं। और पुराने टूट जाते हैं, नए बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बोन की फॉर्मेशन और बोन की रिजॉर्प्शन ये कंटिन्यूसली चलती रहती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो फिर तो ये मैकेनिज्म या ये प्रोसेस एक रेगुलेट होना चाहिए, एक प्रॉपरली रेगुलेटेड मैकेनिज्म या प्रोसेस होना चाहिए। अब कभी कभार ऐसे होता नहीं। कभी कभार आपकी जो बोन की रिमॉडलिंग होती है वो आपके पास ठीक नहीं होती, देन यू कॉल इट एज अ डिसऑर्डर ऑफ बोन रीमॉडलिंग। मतलब मसला कहाँ पे है? बोन की रिमॉडलिंग में मसला है, ठीक है जी। कभी कभार आपके पास बोन की फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है जी, आपके पास इन लार्ज बोन्स बन जाते हैं, ठीक है जी, लेकिन दे आर डिसऑर्गेनाइज्ड। द स्ट्रक्चर ऑफ दोज बोन्स इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। कॉमन सी चीज ये है कि जब बंदे का ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है, ठीक है जी, बोन फ्रैक्चर हो गया, वो बोन हील अप हो गया, फिर जब आप उस हील अप हुए हुए बोन की एक्सरे करके देखते हैं तो आपको थोड़ी सी उसमें चेंजेस नजर आ जाती हैं। मतलब उसकी जो मिनरलाइजेशन होती है, उसकी हार्डनिंग हुई होती है, उसका कोई एंगल शेंगल टेढ़ा हुआ नजर आता होता है, बिकॉज वो दोबारा से बना हुआ होता है ना। लेकिन 2-3 साल बाद जब आप फिर एक्सरे रिपीट करते हैं तो फिर आपको बोन ठीक ठाक नजर आती है। वाई? बिकॉज बोन खुद को रिमॉडल करती है। अब अगर ये रिमॉडलिंग ठीक ना हो तो उसके हम क्या कहते हैं? पैजेट्स डिजीज कहते हैं, ठीक है जी। डिटेल थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन आपने इसको डिफाइन करना है। आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि इट इज बेसिकली अ डिसऑर्डर ऑफ बोन रिमॉडलिंग, बोन रीमॉडलिंग, ठीक है जी। अब ये आपके पास इसमें, जैसे मैंने कहा, डिसऑर्डर का क्या मतलब है कि आपके पास डिसऑर्गेनाइज्ड चीजें होती हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड बोन फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी। और अक्सर औकात आपको बोन जो होती है वो इनलार्ज नजर आनी स्टार्ट कर जाती है, ठीक है जी। अब इसकी पिक्चर आपको कैसे मिलती है? देखिए, नॉर्मली आपके पास ये एक बोन होती है, ठीक है जी, ठीक है जी। लेकिन ऐसी, जब जिसमें पैजेट्स डिजीज हो, वो बोन आपको थोड़ी सी इस तरह नजर आएगी, ठीक है जी। तो ये जो चीजें थोड़ी सी डिफॉर्मिटी आई है इसके स्ट्रक्चर वाइज में, ये बोन की रिमॉडलिंग का कोई मसला है। दैट इज व्हाई वी हैव दिस काइंड ऑफ पिक्चर, ठीक है जी। तो ये आपके पास नॉर्मल होती है, ये आपके पास पैथोलॉजिकल या पेजेस डिजीज वाली कंडीशन होती है। ये आपके पास थोड़ा सा एक डेफिनेशन या बस इंफॉर्मेशन कह लें, ये चीज आपको देनी थी। अब हम तीसरी चीज की तरफ चलते हैं, वो है जी ऑस्टियोमिलेशिया। शायद आपने एफएससी में, जब हम प्री मेडिकल कर रहे थे, तो शायद आपने उस टाइम भी इसको पढ़ा था किसी मिनरल डेफिशिएंसी में, ठीक है जी। इसके इसको भी हम सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स कहते हैं, ठीक है जी, सॉफ्ट बोन्स कहते हैं इसको हम, सॉफ्ट बोन्स कहते हैं। और ये मोस्टली जो होती है ना, ये मोस्टली आपको चिल्ड्रन में नजर आती है, जो मेल नरिश्ड चिल्ड्रन होते हैं। मिनरल्स की जिनमें मेल नरिशमेंट होती है, उनमें आपको पास ये चीज नजर आती है, ठीक है जी। और इसकी वजह क्या होती है? किस मिनरल की? वाइटामिन की, सॉरी, वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। वाइटामिन डी इज नेसेसरी फॉर यूर दिस बोन साइकिल। तो उसमें आपके पास अगर वाइटामिन डेफिशिएंसी हो जाए, वाइटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाए, तो आपको क्या हो जाएगा? आपके बोन सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। और आपको जब बोन सॉफ्ट हो जाएंगे तो बड़ों में तो हम उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, लेकिन छोटों में फिर हम उसे एक और नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? रिकेट्स। क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं, ठीक है जी। ऑल्सो नोन एज रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ठीक है जी, रिकेट्स इन चिल्ड्रन। तो ये चीज आपने मेरे साथ पढ़ी, मेरे साथ तो नहीं, शायद नहीं पढ़ी, लेकिन पहले आपको पढ़ी होगी, पिक्चर थोड़ी आपकी जहन में बनी होगी, ठीक है जी। यहाँ पर जो हमें पिक्चर नजर आती है वो ऐसी होती है। देखिए, नॉर्मली आपको पता है वेट बेयरिंग बोन्स किस तरह होती हैं? दोज बोन्स विच हैव वेट टू बेयर, वो आपके पास इस तरह नजर आती हैं एक नॉर्मल इंसान में। लेकिन जब इन सॉफ्ट बोन्स होती हैं, देयर इज नो डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन इन द बोन्स, उसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। वो वेट बेयरिंग जॉइंट्स जो बोन्स होती हैं वो थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी हो जाती हैं इन पेशेंट्स की, ठीक है जी। अक्सर आपने वो बुक्स में पढ़े भी होंगे पिक्चर, जो वो टांगे इस तरह हो जाती हैं, दोनों टांगे बच्चों की।
ठीक है जी। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन कंडीशंस या पैथोलॉजिकल कंडीशंस, बोन डिसऑर्डर्स। और इसमें से हम जो मेन फोकस रखेंगे इस चैप्टर में, वो आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस पे रखेंगे। ठीक है जी। ऑस्टियोपोरोसिस को हम डिस्कस कर लिया है हमने। इसकी अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बोन रिमॉडलिंग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये तो आपके पास क्या है, एक इंट्रोडक्शन हो गया, या डिफरेंशिएशन इन डिफरेंट कंडीशंस। अब आपके पास क्या आएगी, अब आपके पास आएगी आपकी फिजियोलॉजिकल रीमॉडलिंग प्रोसेस। ठीक है जी। मतलब एक प्रोसेस है जो आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वो नॉर्मली भी होता रहता है, उसे आप क्या बोलते हैं जी, बोन रीमॉडलिंग। ठीक है जी। अब बोन रिमॉडलिंग का, जैसे मैंने आपको बताया कि हर साल ऑन एवरी 1 year which you spend 10% of your bone cells are remodeled। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये रीमॉडलिंग का प्रोसेस क्या है, इट इज बेसिकली अ प्रोसेस टू रिमूव एंड रिप्लेस द डैमेज बोन। ठीक है जी। अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस टू रिमूव एंड रिप्लेस। ठीक है जी। रिप्लेस कर देते हैं, टू रिमूव एंड रिप्लेस ओल्ड, ओल्ड व्हाट, आपके पास जो ओल्ड और या डैमेज्ड बोन होता है। ठीक है जी। डैमेज्ड बोन होता है, उसकी जब वो हो जाती है, न्यूवेशन हो जाती है, तो उसको आप बोन रिमॉडलिंग बोलते हैं। अब बोन रिमॉडलिंग में कुछ स्टेप्स होती हैं, वो कवर करके होती है बोन रिमॉडलिंग। बोन रिमॉडलिंग में कुछ चीजें होती हैं, वो आपने याद रखनी है। ठीक है जी। सबसे पहले नंबर फर्स्ट, आपके पास ऑस्टियोक्लास्ट आता है। ऑस्टियोक्लास्ट आर द सेल्स, osteoclasts are the cells which are specialized for breaking the bone। मतलब बोन के जो सेल्स हैं उनको तोड़ने में माहिर होता है ये ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, ये ब्रेकिंग करता है। दे ब्रेक द बोन। ब्रेक द बोन का मतलब ये है कि ये बोन की रिजॉर्प्शन करता है। ब्रेक बोन, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हड्डी को बीच में से तोड़ दे। इसका मतलब ये है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी बोन से जो मिनरल्स हैं, वो उनको शेड करता रहता है। तो आप इसको इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं, बोन रिजॉर्प्शन कह सकते हैं। ठीक है जी। बोन रिजॉर्प्शन प्रोसेस कह सकते हैं। इट इज डन बाय ऑस्टियोक्लास्ट। फिर जब एक बार बोन रिजॉर्ब हो जाए, मतलब बोन ब्रेक हो जाए और ओल्ड या डैमेज सेल्स खत्म हो जाए, फिर नए सेल्स ने भी बनना होता है। तो नए सेल्स जब बनते हैं, वो आपके पास किस चीज से बनते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी से। ठीक है जी। ऑस्टियोब्लास्ट आर द सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज न्यू बोन सेल्स। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, दे सिंथेसाइज, दे सिंथेसाइज न्यू बोन। ठीक है जी। जब आपके पास ऑस्टियोक्लास्ट ने बोन ब्रेक कर दी, उसको रिप्लेस करने के लिए ऑस्टियोब्लास्ट आ गए, और उन्होंने क्या कर दिया, न्यू सेल्स ला के वहां पर खड़े कर दिए, एंड द बोन इज अगेन, दोबारा बोन जो है वो वहां पर फुल हो गई। ठीक है जी। अब ये जो प्रोसेस होता है, इट इज कमिंग इन कॉम्बिनेशन। मतलब ये प्रोसेस जो होता है, ये आपके पास एक दूसरे प्रोसेस के साथ साथ आता है। बेसिकली वो तीसरा एक अलग प्रोसेस है, लेकिन इसी के साथ होता है, तो हम उसको यहीं पे लिख देते हैं। और वो क्या है, वो आपकी बोन मिनरलाइजेशन है। ये बेसिकली थर्ड चीज है, अलग से चीज है, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज ऑस्टियोब्लास्ट सिंथेसिस ऑफ न्यू बोन्स के साथ ही मिलती जुलती है। ठीक है जी। वो क्या है जी, बोन मिनरलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि बोन आपने बना ली। ठीक है जी। बोन बन गया, बोन बन गया, लेकिन उस बोन की हार्डनिंग नहीं हुई। ठीक है। बोन्स को सख्त होना चाहिए, कैल्शियम की डेपोजिशन होनी चाहिए उसमें। तो जो कैल्शियम फॉस्फेट की डेपोजिशन होती है इनसाइड द बोन, मतलब ऐसे बोन बना, अब आपने इसके अंदर फिलिंग करनी है कैल्शियम की, तो वो आपके पास बोन मिनरलाइजेशन कहलाता है। व्हाई, बिकॉज यू आर डिपॉजिटिंग कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल्स इनसाइड द द बोन। ठीक है जी। तो वो आपके पास एक वो चीज आ गई। ठीक है जी। इस बोन मिनरलाइजेशन को हम अलग से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बस हमने यहाँ पढ़ लिया। ठीक है जी। अब ये जो होता है ना, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी और ऑस्टियोप्लास्ट की एक्टिविटी, ये दोनों एक बैलेंस में पाया जाता है। ये दोनों चीजों की एक्टिविटी को एक बैलेंस में रखा गया है। सो हमें नए सेल्स मिलते भी हैं, पुराने हमसे जाते भी हैं।
लेकिन अब अगर एक पैथोलॉजिकल कंडीशन आ जाए, अगर ये वाली कंडीशन आ जाए, ऑस्टियोपोरोसिस कैसे आती है? ऑस्टियोपोरोसिस तब आती है जब आपके पास बोन रिजॉर्प्शन वाला प्रोसेस ज्यादा हो जाए और बोन रीमॉडलिंग या सॉरी बोन की मिनरलाइजेशन वाला प्रोसेस कम हो जाए। सो बोन रिजॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, मतलब क्या है? बोन आपके पास सॉफ्ट होंगे, प्रोग्रेसिव लॉस होगा बोन मैस का। ठीक है जी, बोन की डेंसिटी कम होगी, बोन का मैस कम होगा, और आपके पास बोन्स जो होंगे वो उस तरह नहीं रहेंगे जिस जिस तरह एक हेल्दी बोन होता है। दैट विल बी नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है जी, यहां तक समझ आया? आगे चलें, आगे चलें। यहां तक आप सबको समझ आया? आगे चलें। अच्छा जी, अब आपके पास आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ जैसे मैंने कहा कि इस चैप्टर में लिपन कॉर्ड की बुक में जो आपका ये बोन ड्रग्स फॉर बोन डिसऑर्डर है, उसमें ज्यादातर फोकस इस ऑस्टियोपोरोसिस पे दिया गया है। सो वी विल गो विद दिस प्रोसेस, वी विल गो विद दिस डिजीज। ठीक है जी, इस डिजीज की हम ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे। ठीक है जी, पैथोलॉजी तो हमने पढ़ ली, एक पिक्चर हमने अपनी बना ली कि व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है जी, अब हम जाएंगे और इसके ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, सो द ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी फॉर ऑस्टियोपोरोसिस इज ट्रीटमेंट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है जी, अब ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट जब हम पढ़ते हैं, उसमें हम क्या कहते हैं? उसमें हम ऑस्टियोपोरोसिस को, आपको पता है कि कॉजेज भी जाननी होती है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस को हम पूरी तरह से समझेंगे, फिर हमें उसकी ट्रीटमेंट समझ आएगी। देखें, अगर आपने ट्रीटमेंट करनी है, आपने ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट करनी है, व्हाट डू यू नीड? या आप ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम कर दें तो बोन रिजॉर्प्शन कम हो जाएगी, या अगर आप ये कम नहीं कर सकते तो कम से कम ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दें। तो ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी क्या है? नए बोन बनाना, या नए बोन की बनावट ज्यादा कर दें, या बोन्स की रिजॉर्प्शन को स्लो कर दें। तो ये दो हमारे पास स्ट्रेटेजीज है। ठीक है जी, दो आपके पास स्ट्रेटेजीज हैं। सो द स्ट्रेटेजीज विल इंक्लूड व्हाट? स्ट्रेटेजीज आपके पास दो हैं। ठीक है जी, या तो आपने क्या करना है, आपने रिड्यूस करना है किस चीज को? रिड्यूस ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। ठीक है जी, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी कम करनी है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर आपने दूसरा हरबा इख्तियार करना है, और वो क्या है? इंक्रीज इंक्रीज बोन फॉर्मेशन। ठीक है जी, अब ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं। इसमें ज्यादातर जो आपके पास अप्रोच फॉलो की जाती है, वो आपके पास ये रिड्यूस ऑस्टियोक्लास एक्टिविटी वाली की जाती है। मतलब कोशिश ये की जाती है कि बोन टूटे नहीं, बोन रिजॉर्प्शन का प्रोसेस स्लो हो जाए। मोस्ट ऑफ द कॉमन जो हमारे पास अप्रोच बनाई जाती है वो इस चीज के लिए बनाई जाती है। ठीक है जी, टू रिड्यूस द ऑस्टियोक्लास एक्टिविटी। तो ज्यादातर हम ये चीज पढ़ेंगे, ज्यादातर जो हम ड्रग्स पढ़ेंगे वो भी यही वाली ड्रग्स होंगी। ठीक है जी, और एक ऐसी ड्रग पढ़ेंगे जो कि बोन की फॉर्मेशन को ज्यादा करेगी। ठीक है जी, सो इन दोनों चीजों का हम ड्रग्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ड्रग आती है आपके पास, ठीक है जी, अब हम ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। अब ड्रग्स पढ़ने से पहले भी एक चीज होती है, कुछ चीजें होती हैं जो कि आप कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके पास नॉन फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, आप उनको ट्रीट करेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बोन वीक है, ठीक है जी, तो इसको आप कह सकते हैं ना, इसको ड्रग्स में, ड्रग्स तो कह नहीं सकते, ट्रीटमेंट कह लें आप। ठीक है, ट्रीटमेंट कह लें। तो ट्रीटमेंट में जब हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, उसमें आपने ये चीज याद रखनी है कि या तो हम क्या कर सकते हैं, डाइटरी इनटेक को अच्छा कर सकते हैं, कैल्शियम। ठीक है जी, वी इंक्रीज, आइदर वी इंक्रीज डाइटरी डाइटरी कैल्शियम, मतलब आप कैल्शियम को ज्यादा कर दें डाइट में। ठीक है जी, कैल्शियम एंड व्हाट, एक और चीज भी, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी। तो विटामिन डी और कैल्शियम की डाइटरी इंटेक अच्छी कर लेंगे, इससे भी क्या हो जाएगा? आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है जी, या आप क्या कर सकते हैं, जो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक है, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज का मतलब ये है, यू मेक योर बोन्स यूज टू
यूज टू एक्सरसाइज, वेट बेरिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बोन जो होगी वो नेचुरली ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी की तरफ नहीं जाएगी बल्कि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी की तरफ जाएगी। वेट बेरिंग एक्सरसाइज करनी है आपने, ठीक है जी। और तीसरी चीज जो है, ये चीज ज्यादातर कामयाब भी नहीं रहती, बिकॉज ना ये लोग कर सकते हैं और ना इतनी वो है सिग्निफिकेंट है, ठीक है जी। लेकिन चौथी चीज भी कर सकते हैं आप, और वो क्या है, स्मोकिंग सिजेशन। स्मोकिंग सिजेशन, ठीक है जी। स्मोकिंग आपके पास एपोप्टोटिक कंडीशंस को ज्यादा करता है, ऑस्टियोक्लास्टिक की एक्टिविटी को भी ज्यादा करता है, और आपके पास वेट लॉस भी करता है, बोन की रिजॉर्प्शन भी करता है, ठीक है जी। अक्सर कैंसर्स में भी हम यही कहते हैं, आपका वेट लॉस तो नहीं हुआ, वेट लॉस तो नहीं हुआ। तो ये तीन चीजें आप बगैर दवाइयों वाली चीजें हैं, इसमें आपके पास ड्रग्स का दखल वखल नहीं है। आप डाइटरी इंटेक को अच्छा कर दें, वेट बेरिंग एक्सरसाइज कर दें एंड स्मोकिंग सेजेशन करें, तो आपकी क्या हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट हो सकती है, ठीक है जी। लेकिन मोस्ट कॉमनली ये रास्ता नहीं अप्लाई किया जाता, बिकॉज पेशेंट्स भी डिमांड करते हैं, एंड यू ऑल्सो हैव टू, बीइंग अ डॉक्टर, आपको भी कुछ ना कुछ चीजें तो आनी चाहिए कि हम ट्रीटमेंट करते हैं, सिर्फ एडवाइसेस तो नहीं करनी, ट्रीटमेंट भी तो करनी है। तो प्रिस्क्रिप्शन जब हम याद करते हैं, उसमें हम दो तीन किस्म के ड्रग्स पढ़ते हैं, ठीक है जी। सबसे पहली जो आपके पास है ड्रग है, इसको हम कौन सा अप्रोच कहेंगे, इसको हम फार्माकोलॉजिकल अप्रोच कहेंगे, ठीक है। तो फार्माकोलॉजिकल अप्रोच में आपके पास सबसे पहली जो ड्रग आती है, वो आपके पास कौन सी आती है जी, नंबर वन आपके पास आती है जी बिस्फोनेट्स, ठीक है जी। बिस्फोनेट्स पढ़ते हैं। अब बिस्फोनेट्स पढ़ने से पहले जरा ये सुन लें कि आपके पास, हम ये क्यों कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस ये स्पेशली स्पेशली एंड मोस्ट कॉमनली आपके पास पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में ही होता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जब आपके पास एक वुमन पोस्ट मेनोपॉज में जाती है, इट मींस के उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया है, और उसकी इसके बॉडी में जो एस्ट्रोजन बन रहे थे अब वो उस तरह नहीं बन रहे। तो एस्ट्रोजन लेवल जब कम हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपकी बोन की ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी भी ज्यादा हो जाती है और आपके बोन सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एस्ट्रोजन करता क्या है, वो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को प्रमोट करता है। तो जब एस्ट्रोजन नहीं रहेगा तो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी नहीं रहेगी, और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी नहीं रहेगी तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी विल डोमिनेट, ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या ड्रग पढ़नी है, सबसे पहली जो आप ड्रग पढ़ रहे हैं वो आप बिस्फोनेट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अब बिस्फोनेट्स का सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका जो है ना, ये है, ठीक है जी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये आपके पास ऑस्टियोक्लास्टिक बोन रिजॉर्प्शन की इनहिबिशन करता है, स्लोइंग करता है, मेनली बाय एपोप्टोट बाय एपोप्टोसिस ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। मतलब आपका क्या है, बोन रिजॉर्प्शन किससे हो रही थी, वो आ, वो ऑस्टियोक्लास्ट से हो रही थी, तो आप ऑस्टियोक्लास्ट की क्या कर दे, उसकी अपप्टोसिस कर दे, उसको मार दे, तो अब ना रहेगा ऑस्टियोक्लास्ट, ना होगी आपकी बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है। तो ये कैसे करता है, दे डिक्रीज द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बाय इनहिबिट बाय इनहिबिटिंग बाय इनहिबिटिंग इनहिबिटिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि बाय इनहिबिटिंग ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, या बाय प्रोमोटिंग द apoptosis apoptosis ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है जी। अब मेरा कहने का मतलब ये था कि ये आपके पास बोन थी, ठीक है, ये आपके पास एक बोन थी, ये बोन रिजॉर्व हो रही थी, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू, ये आपके पास ये रिजॉर्प्शन हो रही थी इसकी, ठीक है। इस रिजॉर्प्शन की वजह क्या थी, वो ऑस्टियोक्लास्ट था, ऑस्टियोक्लास्ट था। अब आपने ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई, आपने बिस्फोनेट्स दिए, और बिस्फोनेट्स क्या करते हैं, आपकी ऑस्टियोक्लास्ट की एपोप्टोसिस कर जाते हैं। नेचुरल डेथ को हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। अगर आप बिस्फोनेट्स देंगे तो इस ऑस्टियोक्लास्ट की नेचुरल डेथ हो जाएगी, ये ऑस्टियोक्लास्ट जो है ना, ये अपोप्टोसिस की तरफ जाएंगे, और जब इनकी अपोप्टोसिस हो जाएगी तो ऑस्टियोक्लास्ट का नंबर कम हो जाएगा, ऑस्टियोक्लास्ट का नंबर कम हो जाएगा तो बोन रिजॉर्प्शन भी नीचे आएगी, द रेट ऑफ बोन रिजॉर्प्शन विल डिक्रीज,
ठीक है जी। बिस्फोनेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझें। बिस्फोनेट आपके पास क्या कर रहे हैं, आपकी एपोप्टोसिस को प्रोमोट कर रहे हैं। किस चीज की एपोप्टोसिस? ऑस्टियोक्लास्ट की। ऑस्टियोक्लास्ट की एपोप्टोसिस करने से आपकी बोन रिजॉर्प्शन का रेट कम हो जाता है, और आपका बोन मैस जो होता है वो कम नहीं होता, बल्कि बरकरार रहता है। ठीक है जी। ये आपके पास तब तक चलता है जब तक आप इसकी ट्रीटमेंट लेते हैं। जब आप बिस्फोनेट्स को डिसकंटिन्यू करते हैं, दोबारा से ऑस्टियोक्लास्ट जो है ना, उनका नंबर ज्यादा हो जाता है और दोबारा से रिजॉर्प्शन स्पीड अप हो जाता है। सो दैट इज वाई इसको हम कंटिन्यूली लेते हैं। ठीक है जी। बात समझ आ रही है? इसकी आपके पास डोजेज मुख्तलिफ होती हैं। अब बिस्फोनेट्स में जितने भी ड्रग्स हैं, अब हम वो पढ़ेंगे आगे, वो आप या तो डेली लेते हैं, या आप वीकली लेते हैं, या आप मंथली लेते हैं। मुख्तलिफ इसकी डोजेज आती हैं। ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि आपने ये कंटिन्यू रखनी है। यू डू नॉट हैव टू टेक वन डोज और अब फिर आपने छोड़ देना, ऐसे नहीं करना। ठीक है जी। तो बिस्फोनेट्स में जो हम ड्रग्स पढ़ते हैं, वो आपके पास कौन सी है जी? द ड्रग्स इन बिस्फोनेट्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स। देखिए, ड्रग्स बहुत सारी हैं। आपके बुक में एक चार्ट भी बना हुआ है इसका, इन ड्रग्स का। लेकिन जो मोस्टली आपके पास जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, वो ओरली यूज होती हैं। ठीक है जी। दे आर मोस्टली ओरली यूज्ड। और जो लोग ओरल कंप्लाइंट नहीं होते, दोज पीपल हु आर नॉट कंप्लाइंट टू देयर ओरल मेडिकेशन ऑफ बिस्फोनेट्स, उनके लिए इंट्रावीनस भी दिया जाता है। इंट्रावीनस में आपके पास दो दो ड्रग्स आती हैं। ठीक है, विच आर अल्टरनेटिव्स टू ओरल बिस्फोनेट्स। अब देखें, ओरली यूज्ड वाले में कौन से ड्रग्स हैं, ये नजर नहीं आ रहा शायद ये आपको। सबसे पहले जो आपके पास याद रखनी है आपने, वो आपने ये याद रखनी है कि इनके आखिर में ना रोनेट रोनेट आता है। ठीक है। अब अबेंड्रोनेट आपके पास पहली ड्रग है, एबेंड्रोनेट। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास आती है जी एबेंड्रोनेट। ठीक है जी। IBNDR, ड्रोनेट। ठीक है जी। बात समझ आ रही है आपके पास? इसी तरह आपके पास और भी हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव राइजिड राइजिड रेनोट रेनेट, जो भी है। ठीक है जी। बस आपके पास ये दो ड्रग्स आप याद रख लें। मोस्ट कॉमनली आपके पास यही दो इस्तेमाल होती हैं, और ये आपके पास मोस्टली ओरली इस्तेमाल होती हैं। अगर आपने ओरली नहीं लेना, देन यू हैव टू टेक इट इंट्रावीनसली। ठीक है जी। तो जब इंट्रावीनस यूज करते हैं, इंट्रावीनसली यूज करते हैं, तो उनमें आपके पास फिर दो ड्रग्स आती हैं। ठीक है जी। एक आपके पास ये एबेंड्रोनेट आती है, एबेंड्रोनेट आती है। ठीक है जी। और दूसरी आपके पास आती है जी जोलिड जोलिड्रोनिक एसिड, जोलिड्रोनिक एसिड। ठीक है जी। दीज टू ड्रग्स आर इंट्रावीनसली यूज्ड। ठीक है जी। अब देखें, दोबारा देखें, आपने क्या पढ़ा? आपने बिस्फोनेट्स पढ़े, द फर्स्ट लाइन थेरेपी इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन हु आर एट द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है जी। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये उनके लिए बिस्फोनेट्स उनके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है, फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है। ठीक है जी। अगर कोई भी पेशेंट आता है और वो कहता है जी, ये आपके पास पोस्ट मेनोपॉजल है, एज 60 आ गया, एज 65 आ गया, या एज 55 आ गया, आपसे कोई पूछता है कि वी हैव दिस पेशेंट एंड वी हैव टू ट्रीट हर ऑस्टियोपोरोसिस, तो आपने क्या करना है? फर्स्ट लाइन थेरेपी को याद रखना है। फर्स्ट लाइन थेरेपी कौन सी है? वो बिस्फोनेट्स है। बिस्फोनेट्स में कौन से आते हैं? बेंड्रोनेट आता है, ईबेंड्रोनेट आता है, जोलिड्रोनिक एसिड विच इज यूज्ड एज इंट्रावीनस। ठीक है जी। बेंजोनेट्स, सॉरी, बिस्फोनेट्स आपको याद होगी। ठीक है जी। बिस्फोनेट्स के मुतालिक आप ये याद रखें कि जो ओरल होता है ना, जो बिस्फोनेट्स होते हैं, उनकी एलिमिनेशन का जो पाथवे होता है, वो आपके पास किडनी होता है। मतलब दे आर, ये आपके पास अभी इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात आ गई, वो भी पढ़ लेते हैं चले। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात आ गई। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि जी ऑल ऑफ दीज बिस्फोनेट्स आर मोस्टली एलिमिनेटेड बाय व्हाट? बाय किडनी। तो अगर किडनी किसी की जो है ना, वो खराब है, किडनी किसी की क्या है,
मतलब ठीक नहीं है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको इंट्रावीनसली दें। ठीक है जी। उनमें ये चीज फिर ज्यादा कम खतरनाक होती है। ठीक है जी। एक मिनट जी, क्या मैसेज कर रहे हैं? ठीक है जी, ये आपके पास ये फार्माकोकाइनेटिक थेरेपी हो गई। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये आपके पास प्लाज्मा से जल्दी फटाफट आउट हो जाती है। ठीक है जी। प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो इसकी होती है वो क्विकली क्विकली क्या हो जाती है, क्विकली डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब खून, ये क्या हो रहा है जी, बड़े मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। जो इसकी ब्लड की जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन से इसकी जल्दी जो है ना वो अमाउंट कम हो जाती है। वाई? बिकॉज कैल्शियम फॉस्फेट जो आपके पास मिनरल्स हैं, वो इस मेडिसिन को खींच के अपनी तरफ, बोन की तरफ लाते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। अब तीसरी बात आपने क्या याद रखनी है? फार्माकोकाइनेटिक्स हो गई। तीसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि इसका एडवर्स इफेक्ट्स क्या होता है जी। हर दवाई का एडवर्स इफेक्ट्स होता है। द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बिस्फोनेट्स इंक्लूड क्या? दे इंक्लूड डायरिया, दे इंक्लूड डायरिया, दे इंक्लूड डायरिया। ठीक है जी। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन होता है। ठीक है जी। और इसके साथ आपके पास जो मसल्स में जो पेन होता है, क्या कहते हैं उसे? माइल्जिया, माइल्जिया बोलते हैं। ठीक है जी। माइल्जिया भी होता है आपको। इसके साथ जो खास तौर पे ना, खास तौर पे एलेंड्रोनेट और ये राइजेड्रोनेट आपके पास जो थी, और ये एबेंड्रोनेट, इन दोनों का जो खास तौर पे एडवर्स इफेक्ट है वो ये है कि ये आपके पास एसोफेजाइटिस करता है। फेजाइटिस करता है, मतलब आपके पास जो एसोफेगस है उसकी इन्फ्लेमेशन करता है। ठीक है जी। वाई? बिकॉज दे आर टॉक्सिक और बर्निंग सेंसेशन देते हैं। तो एसोफेजाइटिस करता है आपके पास। ठीक है जी। अगर एसोफेजाइटिस ज्यादा हो जाए, इट कैन लीड टू एसोफेजियल अल्सर्स। ठीक है जी। इस वजह से जब भी आप पेशेंट्स को बिस्फोनेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप उन्हें कहते हैं कि जी, जब भी ये दवाई ले तो आपके पास क्या होना चाहिए? आप सीधे लेटे होने चाहिए। सीधे लेटे होना चाहिए। आपने लेटना नहीं है, बिकॉज वो जब वो क्या होता है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स होता है, तो आपके एसोफेगस में ड्रग वापस आ जाता है, और एसोफेगस में ड्रग वापस आने से आपको एसोफेजाइटिस वगैरह हो सकता है। ठीक है जी। तो हम ये एडवाइस करते हैं कि आपने ना पानी बहुत ज्यादा लेना है। एक गोली के साथ आपने कम से कम है ना 1 लीटर पानी पीना है। कम ओ बेश 1 लीटर पानी पीना है। वाई? बिकॉज आप टॉक्सिसिटी कम करना चाहते हैं इस वाली ड्रग का। ठीक है जी। और दूसरा ये कि इस ड्रग की आपके पास फार्माकोकाइनेटिक्स में एक और चीज ये है कि ये आपके पास एब्जॉर्ब बड़ी कम होती है। मतलब ब्लड सर्कुलेशन में ये बहुत कम जाती है। ऑलमोस्ट 1 to 2% ऑफ ड्रग आपके पास एब्जॉर्ब होती है, बाकी सारी जाया हो जाती है। तो इसकी एब्जॉर्प्शन भी कम है। एब्जॉर्प्शन इसके पास जो है ना, इस वाली ड्रग के, इस बिस्फोनेट्स का, वो आपके पास मोस्टली रेगुलेट होता है खाने पीने की चीजों से। तो आप जब आप भी प्रिस्क्राइब करेंगे, तो आप उनको एडवाइस करेंगे कि जी इस चीज के साथ खाना है, इस चीज के साथ नहीं खाना, और खाकर फिर आपने सीधा लेट जाना है। आधे घंटे खाने के आधे घंटे से पहले, सॉरी, गोली खाने के आधे घंटे तक आपने कुछ भी नहीं पीना खाना, और सिर्फ पानी पी लेना है, और वगैरह वगैरह चीजें हैं। ठीक है जी। सो वट एवर, ये आपके पास बिस्फोनेट्स हो गई। अगर आपको समझ आ गई तो ठीक है जी, अगर नहीं आई तो हम रिपीट कर लेते हैं। एनी क्वेश्चन? बिस्फोनेट्स की समझ आ गई? बिस्फोनेट्स किस तरह काम करते हैं, आपकी बोन का मैस किस तरह बरकरार रखते हैं या ज्यादा करते हैं, आपकी ऑस्टियोक्लास्ट की एपोप्टोसिस करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट कम होंगे तो आपकी बोन की रिजॉर्प्शन भी कम होगी। ये आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने वाली चीज है, इसको जरा समझे। इफ एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, हाँ जी। राशिद, आप रिकॉर्डिंग बंद कर दें।